हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल जो किया था 125 क्वेश्चंस की हमने एक महत्वपूर्ण श्रृंखला ली थी, जिसमें हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। कुछ रह गए थे तो उन्हें हम आज कंटिन्यू करते हैं और अपनी श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे आगे के क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे। 60 क्वेश्चन था, ये हो गया था वैसे तो, और दोबारा देख लेते हैं कि किस काल में बालक अधिकांश बातें हैं वो अपने घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा काल है। जैसे काल होते हैं ना, शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोर अवस्था हो गई, युवावस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई। तो उसी काल की बात की गई है कि कौन सा काल है जिसमें बालक अपने परिवार के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ठीक है, कि किस काल में बालक अधिकांश बातें अपने घर वालों के अनुकरण सीखते हैं। ऑप्शन दिया है, क्या शैशवावस्था में सीखते हैं, बाल्यावस्था में सीखते हैं, किशोरावस्था में सीखते हैं, या बुढ़ापे में सीखते हैं। तो आप याद रखेंगे, जो ये शैशवावस्था होती है 5 to 6 इयर्स की जो होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो ज्यादातर बातें हैं अपने घर वालों के अनुकरण सीखता है, अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में रहता है, और जो उसके आसपास का वातावरण होता है, जो भी उसका नया वातावरण होता है, उससे वो अनुकूलन करना सीखता है। अपने आसपास के वातावरण से भी वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, की वो वाली अवस्था है हमारी शैशवावस्था, जो 5 to 6 इयर्स वाली होती है। और इसमें जो बच्चा है अधिकांश बातें क्या करता है, अपने परिवार के द्वारा सीखता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, निर्माण काल की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, सीखने की अवस्था भी कहते हैं। जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 61, बच्चों के स्थायी दांत कब निकलने लगते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों के जो स्थायी दांत होते हैं, कौन से दांतों की बात की है, स्थायी दांतों की। आपको पता है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत दो बार निकलते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं और एक अस्थायी दांत होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं ये हमारे दूध के दांत भी कहे जाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि बच्चों के जो स्थायी दांत होते हैं वो कब से निकलने शुरू होते हैं। ऑप्शन में दिया है, क्या 2 वर्ष की उम्र से होते हैं, 4 से होते हैं, 5 से होते हैं, 8 से होते हैं। तो जो स्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं वो 4 वर्ष की उम्र से शुरू होते हैं। ऑप्शन में हमें 4 दिया है। और इसे माने तो ये जो 4 to 5 इयर्स होता है ना, 4 से 5 साल जो होता है, इसमें बच्चे के स्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 20 साल की उम्र में आता है, जब उसकी आयु 20 साल की हो जाती है, तो लगभग उसके पूरे दांत में दोनों जबड़ों को मिलाकर दांतों की संख्या हो जाती है 28, और टोटल दांतों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है 32। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है। 12 वर्ष से लेके 18 साल का जो आयु होता है, जो एज होती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारी किशोरावस्था कहलाती है। और ये जो किशोरावस्था होती है, जीवन का बहुत कठिन काल होता है, जीवन का कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, स्टेन हॉल ने कहा है, क्या कहा है, ये जो किशोर अवस्था है ये तनाव व तूफानों की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तनाव व तूफानों की अवस्था है। ठीक है, स्टेन हॉल है, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो किशोरावस्था होती है ये तनावों और तूफानों की अवस्था होती है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। और जो 12 से 18 वर्ष का आयु काल होता है वो हमारा किशोरावस्था कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। जो डेवलपमेंट एरिया होता है, जो विकास का क्षेत्र होता है, उसमें गृह विज्ञान का क्या योगदान है, क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य,
पोषण क्षेत्र में, ठीक है, रोजगार परिवार कल्याण के क्षेत्र में, बाल शिक्षा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि जहां भी विकास की बात की जाए, जहां भी डेवलपमेंट की बात हो और होम साइंस वहां आ रहा हो, गृह विज्ञान की वहां बात हो रही हो, तो गृह विज्ञान का क्या योगदान होता है, वो पारिवारिक स्तर का उत्थान भी करता है, उसे ऊपर भी उठाता है, स्वास्थ्य पोषण की दृष्टि से भी पूरा सहयोग करता है, रोजगार के अवसर देता है, परिवार कल्याण की बहुत सारी संस्थाएं जो सहयोग कर रही हैं, बाल शिक्षा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना। देखो क्या पूछा है, जो ये है हमारा नेशनल वाला, कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी जो आयोग है, अधिनियम है नया, वो कब बना था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वो बना था 1990 में, 1990 में ये बना था। क्या बना था, राष्ट्रीय महिला आयोग जो था ये कब बना था, तो हम याद रखेंगे 1990, 1990 में ये बना था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में कहा है, पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में कहा है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें क्या होना, स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, भारतीय संविधान का ऐसा भाग बनाया गया है जिसमें क्या क्या कहा गया है कि स्त्रियों बच्चों के स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो ये कौन सा भाग है, किस भाग में कहा गया है, ये भाग है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसमें ये बात कही गई है कि स्त्रियों बच्चों की जो शक्ति है उनका दुरुपयोग ना हो, और ये हमारे भाग 4 में है। जो हमारा ये नीति निदेशक तत्व है ये भाग 4 में है। और ये कहां से लिया गया है, ये जो प्रेरणा है कि स्त्रियों बच्चों के स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग ना हो, तो ये कहां से लिया गया है, ये जो प्रेरणा है ये ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में था कि भारतीय संविधान का भाग पूछा था, भाग था हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग में पूछे तो भाग 4 में ये कहा गया है। और ये प्रेरणा कहां से ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है भारत में कब तथा, देखो कब पूछा है, कहाँ पूछा है, और सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। कब और कहाँ सबसे पहले गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था, तो आप याद रखेंगे सन 1948, 1948 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 1948 मद्रास में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विद्यालय, हायर एजुकेशन की बात की गई है जहां गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। हायर एजुकेशन में होम साइंस को गृह विज्ञान विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, आप याद रखेंगे कि ये जो है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा, कहाँ है ये, गुजरात, यहाँ पे इसको सम्मिलित किया गया था गृह विज्ञान को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मैन है, कौन सा पुरुष है जिसने सबसे पहले गृह विज्ञान में क्या किया था, पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। तो कौन है, वो है हमारे डॉक्टर के.एन. राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय पुरुष, फिर पूछा है कि वह प्रथम कौन है, भारतीय पुरुष है जिसने क्या किया था, गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार गृह विज्ञान में संकाय के डीन पद पर कार्य किया था। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था कि पीएचडी की जो उपाधि थी वो ग्रहण की थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है
समस्तीपुर में बिहार में गृह विज्ञान के डीन पद पर इन्होंने कार्य किया था। तो ये कौन से पुरुष हैं? ये हैं डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक। देखो क्या क्या है, एक तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक है, चेचक मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई, दवा वितरण एंड वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है, इनका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन दिया है औपचारिक शिक्षा के द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा। तो ये व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक हो गया, चेचक मलेरिया का उन्मूलन हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा हो गई, सिंचाई हो गई, वह शिक्षा हो गई, जन शिक्षा हो गई, पोषण संबंधी समस्याएं हो गई, स्त्रियों की शिक्षा हो गई, बाल कल्याण हो गए, ये सभी जो होती हैं ये किसके द्वारा होती हैं? तो ये जो औपचारिक होती हैं और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की इसमें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का अर्थ है। इसमें क्या पूछा है कि होम साइंस जो है गृह विज्ञान है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है, गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान है, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला है, घर को सजाने की कला है, या घर में कार्य करने का विज्ञान है। तो आपको पता होगा कि जो ये गृह विज्ञान है, ये क्या होता है, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमारे पास जितने मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट से आपने खरीद लिया और फिजूल खर्च कर दिया। आपको अपना बजट नहीं बिगाड़ना है, जितने भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है उन सभी का उपयोग करके ऐसा मैनेजमेंट बनाए कि घर की व्यवस्था क्या है, सुचारू रूप से चले और आप एक अच्छा होम मैनेजमेंट कर पाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा कि अपने संसाधनों का प्रबंध करने की जो कला है वो क्या है, हमारा गृह विज्ञान है। तो गृह विज्ञान की डेफिनेशन हो गई सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना है। कोई वस्तु है और उसकी क्या करानी है, कार्य प्रणाली को बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? फर्स्ट दिया है, क्या प्रतिपादन के द्वारा बताएंगे, लक्ष्य के द्वारा बताएंगे, संचार, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे, अगर हमें किसी कार्य की प्रणाली बतानी है तो हम उसके प्रतिपादन से बताएंगे। ठीक है, और प्रतिपादन आपको ये बताता है कि पहले क्या है, पहले प्रतिपादन आपको बताता है कि पहले क्या है, पहले देखो फिर क्या करो, विश्वास करो। और ये जो प्रतिपादन है इसी मत पे काम करता है कि पहले आप चीजों को देखो और फिर विश्वास करो। ये जो प्रतिपादन होता है ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार होते हैं इसके। कौन से होते हैं? एक होता है हमारा पद्धति प्रतिपादन, और सेकंड होता है हमारा परिणाम प्रतिपादन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया, किस वस्तु की प्रणाली को बताना है तो वो हो जाएगा हमारा प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट है, संचार की ऐसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। संचार कम्युनिकेशन की बात की गई है, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात की गई है कि ऐसी विधि प्रदर्शन आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, जिससे कि उसके माइंड में एकदम क्लिक हो और वो उसको अच्छे से सीख पाए, समझ पाए, वो क्या होता है, हमारा प्रदर्शनी आयोजन होता है। जैसे आप गोबर गैस प्लांट भी देखेंगे तो आपको देख के बहुत जल्दी समझ आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, प्रदर्शनी आयोजन ये जो होता है इसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से जो जानकारी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो डेफिनेशन दी है, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय। ठीक है, क्या कहा है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय
पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। बचत की डेफिनेशन दी है, तो ये किसने दी है आप याद रखेंगे, ये डेफिनेशन है किन्स की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, किन्स की डेफिनेशन है, जिन्होंने कहा है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य है, आधिक्य को ही बचत कहा जाता है। किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी किन्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बालोपहार योजना। ठीक है, बाल विकास फंड योजना, बाल उपहार योजना है, बाल विकास फंड योजना है, ये किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। ठीक है, इनकी संस्थाएं पूछी हैं कि ये किसके अंतर्गत काम कर रही हैं, क्या ये जीवन बीमा निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंदर काम कर रही हैं, या डाकघर के कर रही हैं, राष्ट्र बैंक के करिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाल उपहार योजना है और बाल विकास फंड योजना है, ये हमारी जीवन बीमा और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंदर काम कर रही हैं। इसके साथ आप याद रखेंगे कि ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप याद रखेंगे 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और ये जो बाल उपहार योजना है, बाल विकास फंड योजना है, ये काम कर रही है हमारी जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है बैंक के खातों के प्रकार है, जो बैंक है इसके खातों के प्रकार पूछे हैं। तो देखो, बचत खाता सेविंग अकाउंट, आवर्ती खाता मतलब आरडी, और ये है निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, या इनमें से सभी। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है भी है कि बैंक के जो खाते होते हैं उसमें हमारा सेविंग अकाउंट भी आता है, चालू खाता करंट अकाउंट भी आता है, आरडी एफडी ये सब जो होती है हमारी बैंक द्वारा सुविधाएं प्राप्त होती है, बैंक के प्रकार होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया सभी। ठीक है, नेक्स्ट है घी, मक्खन और क्या है, खाद्य तेल है, शहद है, दाल, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद पर प्रमाणित चिन्ह लगता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी ये हमारे कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थ होते हैं उन पे किस चीज का चिन्ह लगता है, उस पे एग मार्क का चिन्ह लगता है, जो बताता है कि वस्तु की क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है और आपके खाने योग्य है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, घी, मक्खन, खाद्य तेल ये हमारे एग मार्क के अंदर आते हैं। आईएसआई जो होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, और ये कौन जारी करता है, बीआईएस करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे जारी करता है। ठीक है, ये वस्तु की गुणवत्ता क्वालिटी बताता है। एफपीओ जो होता है, ये एफपीओ है, ये होता है हमारा फूड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो फलों से संबंधित जितनी भी खाद्य सामग्री है और फलों के द्वारा जो बनाई जा रही है उन पे किसका चिन्ह लगता है, उन पे एफपीओ का चिन्ह लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह उक्ति किसकी है, यह डेफिनेशन किसकी है कि निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, ये कथन किसका है। तो आप याद रखेंगे ये डी वुड्स थॉमस का कथन है। उन्होंने कहा है कि जो निर्णय करने का उद्देश्य है उसका जो अस्तित्व है वो उसी में निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। तो ये किसका हो गया, डी वुड्स थॉमस का हो गया, राइट आंसर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक क्या होता है, जिसमें समान अनुपात, समान संतुलन अनुपात हो। प्रभाव के नियामक कौन होते हैं, केवल रेखा होती है, केवल दूरी होती है, या फिर देखो आपको समानुपातिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसमें समान अनुपात पूरे बैलेंस की बात की गई है, तो उसमें रेखा भी होगा, दूरी भी होगी, माप का प्रभाव भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कहा है, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पे साबुन का चूर्ण विरंजक का प्रयोग किया जाए। देखो, जब कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं तो अगर आप उनको डायरेक्ट धोगे तो उससे क्या होगा, वो साफ भी नहीं होंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, समय आपका ज्यादा वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वहां टिकिया का यूज नहीं करना, आपको क्या एक विरंजक जो डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं उसमें कम से कम आधा घंटे पहले भिगो के छोड़ दो,
एकदम गंदगी भी कट जाएगी उसकी और इजीली वो वॉश हो जाएंगे, और क्या होगा, समय और श्रम दोनों की बचत होगी। तो इसमें पूछा है कि क्या होते हैं, ठीक है, क्या अच्छे होते हैं, श्रेष्ठकर होते हैं, खराब होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विरंजक चूर्ण होते हैं क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक का जो काल होता है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, जिसमें बच्चे जो होता है वो समूह बनाना शुरू कर देता है, समूह में रहना शुरू कर देता है और विद्यालय में जाता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सीखता है, समायोजन करना सीखता है, अनुकूलन करना सीखता है। तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन दिया है, क्या बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवावस्था या बुढ़ापा। तो कौन सी ऐसी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, जिसमें बालक और बालिकाओं में यौन परिपक्वता आने लगती है और शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होगी। ठीक है, जो उसके शरीर की लंबाई है कितनी होगी, आप याद रखेंगे 1/4 होगी। और उसके शरीर की लंबाई पूछी जाए, शिशु के शरीर की लंबाई पूछी जाए तो वो होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर एक स्वस्थ शिशु है, उसका वजन कितना होगा, एक मतलब नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है उसका वजन होता है नॉर्मल 2.5 से 3 किलोग्राम। ठीक है, हृदय की गति होती है उसकी 120 से 140 प्रति मिनट। तो आप ये भी इसके साइड में याद रखेंगे कि शिशु की लंबाई होगी 18 से 20 सेंटीमीटर होगी, उसका जो वजन होगा वो 2.5 से 3 किलोग्राम होगा, और जो हृदय की गति होगी 120 से 140 होगी। ठीक है, सिर का पूछा था तो ये होता है हमारा 1/4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है विभिन्न साधनों संस्थाओं से, आंकड़ों और आहारों से, साधनों आंकड़ों से या किसी से भी नहीं। तो यहाँ शिशु पालन और सामाजिकरण की प्रक्रिया पूछी गई है, वो किसके अंतर्गत आती है, वो विभिन्न साधन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, जिसमें आप मानो कि परिवार हो गया हमारा, ठीक है, खेल हो गए विभिन्न प्रकार के, और क्या हो गया, विद्यालय हो गया। ये हमारी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, संसाधन होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, बच्चे का पालन होता है और उसका सामाजिकरण होता है। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो इन सारी संस्थाओं और संसाधनों के द्वारा ही होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 85 सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है तो कौन है, क्या जाति है, भाषा है, खेल है या कोई भी नहीं है। तो कौन होती है, जाति होती है। और ये जो जाति होती है यही आपको बताती है कि क्या आपको काम करना है या क्या आपको काम नहीं करना है। इस अपनी जाति के हिसाब से ही आप अपनी वैल्यू, अपने कामों को डिसाइड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कि सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभाग से जो संबंधित होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है, व्यक्ति की जाति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है पूछा है किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंत्यक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था है, कौन सा काल है जिसमें बालक की विद्यालय अंत्यक्रियाएं जो होती हैं परिवार की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती हैं। तो वो जो काल होता है हमारा होता है 11 से 12 वर्ष का काल, जो हमारा बाल्यकाल कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, ये जो अवस्था होती है इसमें जो बच्चे का अंत्य क्रियाएं होती है विद्यालय के साथ, बाहर के साथ, वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं परिवार की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है
कहा है शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। जब बच्चे शिशुशाला जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, जो उनके दिन की शुरुआत होती है वो कैसे होती है? क्या प्रार्थना गीत के साथ होती है, क्या फिल्मी गानों के साथ होती है, भाषण के साथ होती है, लड़ाई के साथ होती है? तो आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल जाता है, जाते ही स्कूल में क्या होता है? प्रार्थना होती है, गीत होते हैं, उसके साथ ही क्या होता है? उसके दिन की शुरुआत होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, जहां पति पत्नी बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये परिवार के ऊपर बात चली गई है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा गया है जहां पर कौन है? पति पत्नी है, बच्चे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक रसोई में खाना बन रहा है। तो ये जो परिवार होते हैं ये हमारे व्यक्तिगत परिवार होते हैं। ये जो संयुक्त परिवार होते हैं इसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी और ताई चाचा ताऊ ये सब साथ में रहते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं? संयुक्त परिवार की श्रेणी में आते हैं। और जहां पति पत्नी बच्चे ही रहते हैं वो हमारे व्यक्तिगत परिवार कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, वह किसका कथन है? यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? यह किसने कहा है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, संयुक्त परिवारों में दाम्पत्य प्रेम के विकास का जो अवसर है वो कम मिलता है। नेक्स्ट है, परिधान के नमूनों की रचनाओं में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए क्या है? ऑप्शन दिया है, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, कटाई के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, ढांचे के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। तो आपको पता है कि हमें परिधान, अपने वस्त्रों के नमूनों की रचना करनी है, जिसमें क्या है? हमें अपनी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत होते हैं ना। कौन कौन से? अनुपात होता है, संतुलन होता है, एकरूपता होती है, बल होता है और लय होती है। इन सारे कला के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने परिधान में नमूनों की रचना करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, क्या कहा है? सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, सीधी है, आड़ी है, खड़ी है और तिरछी रेखाएं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किया जाएगा, जो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? हमारा भूमिगत विन्यास कहलाता है, जिसे हम ज्यामितीय विन्यास भी कहते हैं। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ज्यामितीय विन्यास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी रेखाओं वाले नमूनों की रेखाओं की विभिन्न दिशा बनाकर अपना वस्त्र तैयार करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। परिधान का जो रंग, रूप और आकार है वो कब खिलता है? क्या उचित अच्छे अनुपात से खिलता है, उचित अच्छी लय से खिलता है, उचित अनुरूपता से कहलाता है? किसी से भी नहीं। अगर कोई परिधान है उसका रंग, रूप और आकार खिल रहा है तो उसके खिलने के पीछे क्या कारण है? कि उसमें उचित और अच्छे अनुपात का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, किसके लिए परिधान रचना में क्या है? रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण का प्रयोग चाहिए। ठीक है, किसके लिए परिधान में रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ठीक है, स्त्रीकरण और विकरण। विकरण से समझ आ रहा है? केंद्र में है और उससे चारों तरफ क्या हो रहा है? किरणें निकल रही हैं। विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए। क्या होगा? ये होता है हमारा लय में। ठीक है, ये जो लय होती है इसमें रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, विकर्ण आदि सभी का प्रयोग करना चाहिए। तभी क्या होता है? उसमें हमारा अच्छा अनुपात क्रिएट होता है। नेक्स्ट है, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? किस स्केल पर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? अपनी पोशाक पहनावे का औचित्य संतुलन मूल्यांकन कर सकता है। संतुलन लय के द्वारा, समानुपात द्वारा, अनुरूपता द्वारा। अगर देखो ये हमारी कला के सिद्धांत है, अगर संतुलन और लय भी होगा, ठीक है, समानुपात भी होगा, एक रूपता भी होगी,
अनुपात भी होगा तो क्या होगा, वो आराम से अपने परिधान का क्या कर सकता है, इवेल्युएशन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। ठीक है, किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है, क्या हल्के वस्त्रों की जाती है, क्या भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की या ऊनी वस्त्रों की। तो आप याद रखेंगे ये जो विधि होती है इसके द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई होती है, क्योंकि जो भारी वस्त्र भीगने के बाद बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं या इनसे हम इजीली इनको वॉश नहीं कर सकते हैं, इनकी जो धुलाई घर पे करनी बहुत ही कठिन हो जाती है, इसलिए इनको चूषण विधि के द्वारा भारी वस्त्रों की क्या की जाती है, धुलाई करवाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, कपड़ों की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है, किसका है। ठीक है, क्या गृह स्वामी का है, बच्चों का है, गृहिणी का है, दर्जी का है। तो कपड़ों की देखरेख करना, सम शक्ति बचा के, ज्यादा फिजूल खर्ची ना हो। बाजार में आप जाओ, ड्राई क्लीन कराने जाओ, ठीक है, तो क्या बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा महंगी है धुलाई बाहर भी जाके। तो देखरेख किसको करनी चाहिए, घर में एक गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, कपड़ों की प्रॉपर तरीके से देखरेख करे। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, जहां पे क्वेश्चन में नहीं आ जाए सबसे पहले आप उसको सर्कल कर दो, जिससे आपका ध्यान जाए कि क्वेश्चन है नेगेटिव है, हमें आंसर नेगेटिव में ही देना है। क्या ब्रश करना, धूप और हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण, मरम्मत करना, दाल धब्बे छुड़ाना, बार बार धोना। जो आवश्यक नहीं है वो है अनुचित ढंग से प्रयोग करना। ठीक है, वस्त्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको अनुचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए, उनको हमेशा उचित ढंग से ही प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंतु है। आपको पता है तंतु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है हमारा संश्लेषित। प्राकृतिक कौन होते हैं, जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित कौन से होते हैं, जो रासायनिक विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। तो प्राकृतिक तंतु पूछा है, क्या कपास है, पॉलिएस्टर है, रेयन है, नायलॉन है। तो आपको पता है कि यहाँ प्राकृतिक तंतु हमारा कपास है, ठीक है, और पॉलिएस्टर, रेयन, नायलॉन जो है ये रासायनिक विधियों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, ये हमारे संश्लेषित रेशे हैं। और जो प्राकृतिक तंतु है, कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, हेम्प हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक तंतु होते हैं। नेक्स्ट है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। जो ये नमी युक्त होते हैं, मॉइस्चर जिनमें घुस जाता है, उन वस्त्रों पे क्या लग जाती है। तो बच्चों उन वस्त्रों पे क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि बिस्तरों को बार बार या कपड़ों को धूप दिखा देनी चाहिए, नहीं तो क्या है, बरसात का मौसम है, नमी लग जाएगी, नमी लगने से क्या होगा, उनमें फफूंदी लग जाएगी। ठीक है, कपड़े कीड़े जो है हमारे वुल ऊनी कपड़ों में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, सेंचुरी हमने कर ली बच्चों, 100 पे पहुंच गए। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, जल की कठोरता पूछा है कितने प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्थाई, ठीक है, एक होती है अस्थाई। अब इसमें जो कठोरता का कारण होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण होते हैं उनकी वजह से जल की कठोरता होती है। और अगर उसमें संख्या में पूछा जाए कि जल की कठोरता कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है। और ये कठोरता किस लवण के कारण होती है, तो आप याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के लवण घुले रहते हैं, तो जल की कठोरता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये स्टेन वाले चैप्टर से लिया गया है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो चाय के धब्बे देखो क्या वनस्पति में आते हैं, प्राणिज में आते हैं, वसा में आते हैं। तो आप याद रखेंगे चाय के जो धब्बे होते हैं ये वनस्पति में आते हैं। चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब क्या है, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, तो ये वनस्पति धब्बे होते हैं। ठीक है, प्राणिज धब्बे में जैसे रक्त का धब्बा हो गया, ठीक है, दूध का हो गया,
ये सब जो धब्बे होते हैं ये हमारे प्राणिक धब्बे होते हैं। और वसायिक धब्बों की बात करें तो जैसे घी तेल के जो धब्बे लग जाते हैं वस्त्रों पर, ये उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है प्राणिज रेशा है। देखो कौन से रेशे की बात की है, प्राणिज रेशे की बात की है। कौन सा है, तो प्राणिज रेशा जो होता है ये हमारा रेशम होता है, और इसका जो कीड़ा होता है उसका भी नाम याद रखना। इसका जो कीड़ा होता है वह शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी जो कीड़ा है ये शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, जिससे क्या है हम रेशम का निर्माण करते हैं। और व्यवसायिक तौर पर देखें तो इसका जो व्यापार है वो क्या कहलाता है, रेशम का सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, रेशम क्यों फेमस है, ये अपनी चमक और अपनी लंबाई के कारण फेमस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेशम। नेक्स्ट है फिनाइलडोल क्लोराइड से बनता है। ये एक केमिकल है, इससे क्या बनता है, तो इससे हमारा टेरिलिन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, टेरिलिन बनता है। ये जो डेक्रोन होता है इसकी सहायता से क्या बनता है, इसकी सहायता से क्या बनता है, हमारा पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक होता है ना, वो हमारा डेक्रोन की सहायता से बनता है। और जो ये विनाइल क्लोराइड घोल है इसकी सहायता से टेरिलिन बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा गलत है। देखो गलत पूछा है हमसे, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब देखो फर्स्ट पढ़ो क्या दिया है, उचित तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र क्या होते हैं, हल्के होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। सेकंड दिया है इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना है, 2.5 है। नेक्स्ट दिया है ये नमी को जल्दी सोखता है। अवशोषण एब्जॉर्बेशन जो क्षमता होती है इसमें अधिक होने के कारण पहनने में क्या होता है, ये आरामदायक होता है। नेक्स्ट है इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए, शुष्क धुलाई करनी चाहिए इसकी, और इस पर H2O तथा SO ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो चारों ही ऑप्शन है ये ठीक है, लेकिन इसमें जो ये सेकंड ऑप्शन दिया है ना कि इसका जो गुरुत्व है 2.5, तो बच्चों ये 2.5 नहीं होता, ये 1.25 होता है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमसे गलत ही पूछा था, जो सेकंड हो गया ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी जो इसकी विशेषताएं हैं ये हमारी रेशम की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। कौन सी गलत है, जो धुलाई की विधि है, ठीक है, हल्का दाब डाल के बिल्कुल धोना चाहिए। जो बहुत सेंसिटिव कपड़े होते हैं वो हल्के दाब के द्वारा धोने चाहिए। जो भारी कपड़े चूषण विधि के द्वारा धुलते हैं, मशीन द्वारा भी वस्त्र धुलते हैं, पर पटक कर कभी भी वस्त्रों को धुलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो विधि होती है विधियों के गलत तरीका होता है कि पटक कर कभी भी वस्त्र की धुलाई नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते। चिकनाई अवशोषक विधि जो होती है इसमें क्या प्रयुक्त नहीं होते, फ्रेंच चौक, मुल्तानी मिट्टी ये तो होती है, पाउडर और मैग्नीशियम ये भी होता है, मूंग का आटा ये भी होता है। पर ये जो पेट्रोल होता है ना ये शुष्क विधि में प्रयोग किया जाता है। जब हम ड्राई क्लीन कराते हैं अपने कपड़ों को तो उसमें जो वो यूज करते हैं पेट्रोल का ही यूज करते हैं। पर यहाँ से चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता। फ्रेंच चौक भी होती है, मुल्तानी मिट्टी भी होती है, मूंग की आटा भी होता है, और पाउडर मैग्नीशियम का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, परिधान की शैली पूछा है कैसी होनी चाहिए, क्या जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए, विवाह के अवसर पर श्वेत वस्त्र, शोकावस्था में मूल्यवान, और बिना आस्तीन के ब्लाउज के अवसर। तो आपको पता है कि जो ये परिधान की शैली है इसमें वस्त्र जो हमेशा जीवन शैली से मेल खाते हुए ही होने चाहिए। जैसे विवाह है तो विवाह के अकॉर्डिंग ही, विवाह का अवसर है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। ये फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, तो उनके हिसाब से अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो जीवन शैली के आधार से उससे ही मेल खाते हुए हमें अपने परिधानों का चुनाव करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी है जिसमें सहयोग होता है, अनुकूलता होती है, प्रतिस्पर्धा सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है।
तो ये जो होता है हमारा किस में होता है, खेल में होता है। जब बच्चा खेल में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करता है, सहयोग भी करता है अपने मित्रों के साथ, त्याग भी करता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है और सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, खेल। नेक्स्ट है अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने, ठीक है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अपने देश का एक सुयोग्य नागरिक बनना है और अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण क्षमताएं विकसित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो हमारा स्कूल होता है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक बच्चे के विकास तथा डेवलपमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है परिवार की सफलता कुंजी है। परिवार की सफलता कुंजी क्या है? क्या सफल दाम्पत्य समायोजन है, आर्थिक विकास है, पारिवारिक वृद्धि है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो परिवार की सफलता है। परिवार की सफलता की बात की जा रही है। एक परिवार को तभी सफल माना जाएगा जब उसमें क्या होगा, सफल दाम्पत्य समायोजन चल रहा होगा, प्रॉपर तरीके से विवाह के बाद ही एक पारिवारिक जीवन स्टार्ट होता है, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो होता है हमारे परिवार की सफलता की कुंजी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। ठीक है, किसके लाभ पूछे हैं? संयुक्त परिवार के पूछे हैं। तो ऑप्शन में दिया है मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव होता है, श्रम विभाजन उत्पादन में सुविधा होती है, संपत्ति और समाजवादी वितरण होता है। तो ये सभी जो होती हैं संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं, संयुक्त परिवार से लाभ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ कि इसमें मितव्ययिता होती है, भूमि का विखंडन होने से बच जाता है, श्रम का विभाजन हो जाता है, सब लोग मिलके काम कर लेते हैं। ठीक है, संपत्ति और ये सब जो होते हैं हमारे ज्वाइंट फैमिली के लाभ होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार के क्या पूछा है? सामाजिक लाभ पूछे हैं। ऑप्शन दिया है सामाजिक सुरक्षा, परमार्थ की भावना, नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन, या इनमें से सभी। अगर सामाजिक लाभ की बात करें ज्वाइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की, तो ये सभी जो होते हैं ये हमारे लाभ हमारे संयुक्त परिवार से मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा भी होती है, परमार्थ की भावना भी होती है, बच्चों का उचित पालन पोषण भी होता है, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण, परंपराओं की सुरक्षा भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? दोष बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी और आलसी व्यक्तियों की वृद्धि। बहुत सारे लोग होते हैं मिलके काम कर लेते हैं, तो कुछ लोग तो इसमें आलसी ही बन जाते हैं। निर्धनता, सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक, गंदी आदतों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है देश, तनाव, केंद्र, गोपनीयता स्थानों का अभाव। तो हमसे दोष पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कि एक ज्वाइंट फैमिली जो होती है, संयुक्त परिवार जो होता है, इसमें ये सभी दोष पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कला के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, कला के कितने मूल सिद्धांत होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, समन्वय, व्यक्तित्व, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुपात भी होता है, संतुलन भी होता है, अनुरूपता भी होती है, बल भी होता है, लय भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है, किसी व्यक्ति से हम बात करें, बात करने से पहले मतलब हम सामने से उसे देख रहे हैं, तो उस हमें किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके परिधानों से पड़ेगा, उसके बात विचारों से पड़ेगा, उसके रंग से पड़ेगा? जब हम सामने से देख रहे हैं, हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं, तो बात हमारी उससे हुई नहीं, तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसके परिधान से पड़ता है। परिधानों को समझ के ही कुछ हम उसकी बातों को अपने माइंड में क्लिक कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला परिवार पड़ता है उसके कपड़ों का, उसके वस्त्रों का, उसके परिधानों का पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है संतुलन में परिधान में आता है। संतुलन जो होता है कला के जो सिद्धांत है, इससे परिधान में क्या आता है? क्या विश्रामदायक भाव आता है, तंगी, दिखावा, या कुछ भी नहीं? तो इसमें विश्रामदायक भाव आता है। और ये जो संतुलन होता है ये हमारा कितने प्रकार का होता है? एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है, और एक कौन सा होता है? विकिरण।
ये हमारे संतुलन के प्रकार होते हैं। औपचारिक में भी द्विसुडौल होता है और प्रत्यक्ष संतुलन होता है। तो संतुलन में परिधान से क्या आता है, विश्रामदायक भाग आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा पूछा है, कौन सा है, तो ये जो हमारा रेशम होता है ना, यही एक कौन सा होता है, एक तंतुक रेशा होता है। ये जो हमारा रेशम होता है, जो बम्बुक्स मोरी कीड़े से प्राप्त किया जाता है, ये हमारा एक तंतुक रेशा होता है। और ये जो होता है सबसे लंबा रेशा होता है। चीन के बाद भारत जो होता है दूसरे स्थान पर है रेशम के मामले में। और ये जो कपास होता है, ये हमारा वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, नायलॉन जो होता है, इसके जनक कौन है, कैरोथर्स है ना। नायलॉन के जनक किसको कहा जाता है, कैरोथर्स को। इन्होंने 1935 में इसका आविष्कार किया था। और इसे और भी क्या कहा जाता है, एक जादुई रेशा भी कहा जाता है, किसको, नायलॉन को। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लेकेट कहते हैं। अब प्लेकेट किसे कहते हैं, क्या सिलाई को कहते हैं, जोड़ को, तुरपन को, या बटन की पट्टी को। तो जो प्लेकेट होता है ना, आप याद रखें प्लेकेट कहाँ यूज करते हैं, जब दो कपड़ों को हमें आपस में जोड़ना हो, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, प्लेकेट का यूज करेंगे। जब हम बटन की पट्टी लगाते हैं ना, तो हमें उस पर दोबारा काज भी, तो वहां पे हमें दो कपड़ों को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो दो कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेकेट का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है। मानवीकृत मतलब मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कस, कुप्रामोनिया, हेम। तो देखो ये नाइट्रोसेल्युलोज भी मानव निर्मित रेशा है, विस्कस भी है, कुप्रामोनियम भी है, पर ये जो हेम्प है ना ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, और बाकी ये जो होते हैं मानव निर्मित रेशे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है रेशम है। रेशम क्या है, तो रेशम है हमारा एक प्राकृतिक रेशा। ठीक है, प्राकृतिक हमारी प्राकृतिक जगत से ये प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत में भी हमारे किससे प्राप्त होता है, ये हमारे प्राणी जगत से प्राप्त होता है। एक कीड़ा होता है जिसका नाम है बॉम्बॉक्स मोरी, जो शहतूत के पत्तियों पर उसको पाला जाता है, जिससे हम रेशम की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ इसमें पूछा है कृत्रिम में हमारे वो होते हैं जो मानव द्वारा मानव निर्मित रेशे होते हैं, रासायनिक घोलों द्वारा तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशे। रेशम की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक। अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई, शुष्क धुलाई की बात की गई है। कौन सा प्रयोग होता है, शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका पेट्रोल। नेक्स्ट है डाइटिशियन है, पाक तना, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती है। ठीक है, कौन रोजगार प्राप्त करती है, गृह वैज्ञानिक की स्नातक छात्राएं जो होती हैं, अभियंत्रिक की स्नातक छात्राएं जो होती हैं, डिप्लोमा छात्राएं, या भौतिकी की। तो ये जो हमारे गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं होती हैं ना, ये डाइटिशियन, पाक कला, सिलाई और हस्तशिल्प में क्या करती हैं, रोजगार प्राप्त करती हैं। ये सभी इसके फील्ड होते हैं कि आप अपना स्नातक कर लो होम साइंस से, तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहां द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। महिला शिक्षा अधिवेशन, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहां द्वितीय अधिवेशन में हुई थी, तो आप याद रखेंगे सन 1928 में। कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी 1928 में। और ये दिल्ली में हुई थी महिला शिक्षा निधि की स्थापना द्वितीय अधिवेशन में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या व्यक्तिगत रूप से मिलकर या व्यक्तिगत पत्र लिखकर। तो अगर हम व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाएं, तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर ये काम करना होगा, और पत्र लिखकर भी हम ये काम करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो दोनों। ठीक है, राइट आंसर इसका थर्ड है, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट है एक प्रकार की शिक्षा जिसका क्या है उद्देश्य, मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण पद्धति में परिवर्तन लाना है। एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य, जिसका एम क्या है, मनुष्यों के मानसिक
उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी पद्धति में परिवर्तन लाना, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल होता है? ये हमारा संचार होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति के मानसिक परिवर्तन करते हैं, उसका विकास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। थैंक यू। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई 125 क्वेश्चंस की। अब हम जो आगे कर रहे थे, अपनी ब्रांचों की, शाखाओं के हमने क्वेश्चंस चलाए हुए थे, तो कल से हम अपना कंटिन्यू करेंगे और हफ्ते में बीच बीच में हम ये 125 वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।